हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू माय चैनल। एकलव्य शिक्षक भर्ती में आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड का टॉपिक है, जो उसके टोटल 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं, तो उसका थर्ड टॉपिक है इंश्योरिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ चिल्ड्रन। 2 क्लासेस इसकी हो चुकी हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप सभी वहाँ पर जाकर क्लासेस को देख सकते हैं। पूरे ही टॉपिक को अच्छे से कवर करने की कोशिश की है एंड अगर होगा तो फिर इसका दूसरा पार्ट भी आएगा क्लास का, ठीक है। तो टॉपिक है इंश्योरिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ चिल्ड्रन। एज ए हॉस्टल वार्डन जब आप अपॉइंट होंगे तो बच्चों की जो सुरक्षा है वो सर्वोपरि आपके लिए होगी। आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी ये होगी कि बच्चे हॉस्टल में, स्कूल में एक सुरक्षित वातावरण में पढ़ पाएँ और अपना विकास जो है सामाजिक भावात्मक रूप से जो विकास है उसको कर पाएँ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं वीडियो। जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं उन सभी को लेने की यहाँ पर कोशिश की है। अपने प्रारंभिक वर्षों में बच्चे अपने घर के अलावा कहीं और की तुलना में स्कूल में अधिक समय बिताते हैं। जब बच्चा घर में होता है तो घर उसके लिए प्राथमिक पाठशाला होती है। फिर बच्चे का एडमिशन स्कूल में करा दिया जाता है एंड अगर उसका एडमिशन ऐसी जगह कराया गया जहाँ पर उसको रहना भी है, यानी कि हॉस्टल में, तो स्कूल से हॉस्टल उसके लिए एक घर जैसा ही हो गया। तो एज ए हॉस्टल वार्डन आपकी जिम्मेदारी हो जाती है कि आप उस बच्चे को हॉस्टल में भी घर का माहौल प्रोवाइड कराएं, ठीक है। छात्रावास में बच्चों को सीखने और बढ़ने में मदद के लिए सुरक्षित, सकारात्मक और आरामदायक वातावरण की आवश्यकता होती है। सभी उम्र के छात्रों के लिए एक सुरक्षित शिक्षण वातावरण आवश्यक है। इसके बिना वे एक स्कूल शिक्षा और भविष्य के लिए आवश्यक कौशल सीखने पर ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ हैं। अगर उनको वहाँ पर माहौल अच्छा नहीं मिलेगा, ना ही पढ़ाई का माहौल मिलेगा, ना ही रहने का माहौल अच्छा मिलेगा, तो वो अपने भविष्य को आगे नहीं ले जा पाएंगे, ना ही वो अच्छे से पढ़ाई में मन लगा पाएंगे। स्कूल सुरक्षा का मुद्दा स्थानीय से संघीय तक सरकार के सभी स्तरों पर एक प्रमुख चिंता का विषय है। स्कूल की जो सुरक्षा होती है वो स्थानीय लोगों की जिम्मेदारी तो होती ही है, साथ ही वो सरकार की भी बड़ी जिम्मेदारी के रूप में उसको देखा जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। पावर ऑफ द वार्डन टू द सिक्योर द स्टूडेंट को सिक्योर करने के हॉस्टल वार्डन के क्या क्या रोल होते हैं उनको देख लेते हैं। किसी भी छात्रावास में वार्डन निवासी छात्रों के कल्याण, उनके अनुशासन और भोजन व्यवस्था के साथ साथ छात्रावासों के प्रशासनिक और सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों में प्रमुख प्राधिकारी और कार्यकारी होता है। हॉस्टल वार्डन की जिम्मेदारी सिर्फ यही नहीं होती है कि बच्चे रह रहे हैं सही से, वो खा रहे हैं, इसके साथ ही उनकी जो सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, हॉस्टल की जो प्रशासनिक जिम्मेदारी होती है, वो भी हॉस्टल वार्डन को ही उठानी होती है। वार्डन छात्रावास और उससे जुड़ी मेस के उचित रखरखाव और प्रबंधन के लिए सक्षम अधिकारी के प्रति जिम्मेदार होगा। वार्डन जो है वो भी एक पोस्ट है, उनके ऊपर भी कुछ अधिकारी होते हैं। तो वार्डन की ये जिम्मेदारी होती है कि अपने अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशों का जो पालन है वो अच्छे से करें, ठीक है। मेस एक ऐसी जगह हो गई जहाँ से बच्चों को एक भरपूर पोषण उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये जिम्मेदारी हॉस्टल वार्डन की हो जाती है कि मैच में सुरक्षित अच्छे से खाना बन रहा है या नहीं बन रहा है, सारी जो चीज़ें हैं, दाल सब्जियां वगैरह जो हैं वो अच्छे से साफ़ सफाई करके ही बच्चों को प्रोवाइड कराई जा रही हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें जो देखना है उसकी जिम्मेदारी हॉस्टल वार्डन की ही होती है। और अगर हॉस्टल वार्डन चाहे तो अपने अंडर भी कुछ लोगों को अपॉइंट कर सकता है। उनके समग्र कल्याण और विकास के लिए पोषण और संरक्षित वातावरण प्रदान करने में हॉस्टल वार्डन की भूमिका महत्वपूर्ण है। एक छात्रावास वार्डन के रूप में आपकी देखरेख में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि भाई आपको अपॉइंट ही इसीलिए किया जा रहा है हॉस्टल वार्डन, तो सारे बच्चों की जो जिम्मेदारी हो गई है वो आपकी ही होती है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सम इम्पॉर्टेंट सेफ्टी रूल्स टू सिक्योर स्टूडेंट। यह सुनिश्चित करने के लिए कि छात्रावास में प्रत्येक छात्र सुरक्षित और सुरक्षित है, यानी कि सिक्योर एंड सेफ, छात्रावास वार्डन को एक सुरक्षा गार्ड नियुक्त करना होगा। भाई हॉस्टल की जो जिम्मेदारी है, रात हो गया, दिन हो गया, तो उन सभी के लिए अलग अलग तरह के सिक्योरिटी गार्ड्स अपॉइंट करने होंगे। तो सुरक्षा गार्ड के क्या क्या कर्तव्य होते हैं उनको देख लेते हैं। छात्रावासों में तैनात सुरक्षा गार्ड इसके लिए जिम्मेदार होंगे कि हॉस्टल की सुरक्षा पर नज़र रखें, अनाधिकृत व्यक्ति के प्रवेश की जाँच करें कि कोई भी इंसान, अनऑथराइज्ड पर्सन अगर हॉस्टल में आ रहा है तो वो किस पर्पज़ से आ रहा है, ठीक है, कहीं वो बच्चों को नुकसान तो नहीं पहुंचाने के लिए आ रहा है। तो ये सारी जो देखना जो जिम्मेदारी होती है वो सिक्योरिटी गार्ड की है। छात्रावास में प्रवेश द्वारों और कार्यालय कक्षों की चाबियों की सुरक्षित अभिरक्षा जो करनी होती है वो भी सिक्योरिटी गार्ड करता है, ठीक है।
एंट्री पॉइंट जितने हैं, एग्ज़िट पॉइंट हैं हॉस्टल के, वो सभी देखने की जिम्मेदारी सिक्योरिटी गार्ड की है। यह जांचने के लिए कि प्रत्येक छात्र सुरक्षित है भी या नहीं है। जितने भी बच्चे बाहर जा रहे हैं उन सभी की एंट्री करना, जो अंदर आ रहे हैं उनकी एंट्री करना, सारे बच्चे हॉस्टल में आ गए हैं, कोई बाहर तो नहीं रह गया, ये सारी जो देखना जिम्मेदारी सिक्योरिटी गार्ड की ही है। ठीक है। सुनिश्चित करें कि छात्र किसी अनाधिकृत व्यक्ति से बात ना करें। ऐसा ना हो कि भाई बाहर जाकर ही किसी और पर्सन कोई ऐसा है जिससे बात करना नहीं चाहिए, उनसे बात कर रहे हैं। ठीक है। और या हो सकता है कि भाई हॉस्टल वार्डन की जो हॉस्टल की वॉल होती है, जो बाउंड्री वॉल होती है, उन सभी की जो सुरक्षा है वो देखना जिम्मेदारी सिक्योरिटी गार्ड की ही है। ठीक है। सीसीटीवी निगरानी लागू करना, किसी भी संदिग्ध गतिविधियों पर नज़र रखने और संभावित गलत काम करने वालों को रोकने के लिए सामान्य क्षेत्रों, हॉल, डाइनिंग हॉल, खेल के मैदान आदि और अन्य संवेदनशील स्थानों पर रणनीति रूप में सीसीटीवी कैमरे स्थापित करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप हर जगह पर सिक्योरिटी गार्ड को अपॉइंट नहीं कर सकते। ठीक है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि भाई इतने ज़्यादा लोगों को अपॉइंट कर लिया कि उनकी सैलरी देना ही प्रॉब्लम आ रही है। तो हर किसी की एक जो पोस्ट होती है वो लिमिटेड होती है। आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 या फिर 4 इस तरह के लोगों को ही अपॉइंट कर सकते हैं। सीसीटीवी कैमरा इस समय आप सभी जानते हैं कि कितने ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, जहाँ पर इंसान प्रॉपर टाइम में नहीं रह सकता, उसके लिए आप वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा दीजिए एंड सिक्योरिटी गार्ड अपने रूम में ही बैठकर उस समय देख सकता है कि बच्चे वहाँ पर मतलब कैसी गतिविधियाँ कर रहे हैं। ठीक है। कोई अनऑथराइज्ड पर्सन या कोई गलत गतिविधि तो नहीं हो रही है बच्चों के साथ में। ये सारी जो जिम्मेदारी है वो सब सिक्योरिटी गार्ड की होती है एंड सिक्योरिटी गार्ड जो है वो हॉस्टल वार्डन के अंडर रहकर ये सारे कार्यों को करता है। और अगर इस तरह की कोई भी गलत गतिविधि होते हुए देखेगा तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो जाकर हॉस्टल वार्डन को सूचित करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है स्कूल सेफ्टी, स्कूल की सुरक्षा। स्कूल सुरक्षा को बच्चों के लिए उनके घरों से लेकर उनके स्कूलों और वापसी तक के सुरक्षित वातावरण बनाने के रूप में परिभाषित किया गया है। घर से मतलब यहाँ पर हॉस्टल है। इसमें किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार, हिंसा, मनोसामाजिक मुद्दे, आपदा, प्राकृतिक और मानव निर्मित आग, परिवहन से सुरक्षा शामिल है। ठीक है। क्योंकि स्कूल की जो सुरक्षा होती है उसमें हर तरह की ही सुरक्षा आ गई। जब बच्चा स्कूल में आ गया, हॉस्टल से स्कूल में आ गया, तो वो स्कूल की जिम्मेदारी हो गई। ठीक है। भावात्मक सुरक्षा, भावात्मक सुरक्षा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि शिक्षकों और अभिभावकों के लिए बच्चों में भावात्मक समस्याओं और कठिनाइयों का पता लगाना अक्सर मुश्किल होता है। धमकाने से पीड़ित छात्रों को कम आत्मसम्मान और अपनी भलाई के बारे में दैनिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। और बच्चे अगर उनको धमकाएंगे तो क्या होता है कि बच्चे इतने ज़्यादा सहम जाते हैं कि वो किसी से इन चीज़ों को डिस्कस भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है। तो उनका भावात्मक रूप से मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग होंगे तो वो अपने मेंटली भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और अपनी पढ़ाई पर अच्छे से फोकस कर पाएंगे। ठीक है। अब स्कूल की बिल्डिंग में क्या क्या सुरक्षा सिक्योरिटीज़ होनी चाहिए उनको देख लेते हैं। भवन को स्थानीय अधिकारियों द्वारा छात्रों के आवास के लिए सुरक्षित प्रमाणित किया जाना आवश्यक है। स्कूल भवन जो है अधिमानतः आरसीसी छत के साथ ईंट पत्थर की चिनाई वाली दीवारों के साथ ए श्रेणी का निर्माण हो। जहां आरसीसी छत प्रदान करना संभव नहीं है वहां केवल गैर दहनशील, अग्निरोधी, गर्मी प्रतिरोधी सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए। जब आप इंश्योरिंग सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ चिल्ड्रन पढ़ेंगे तो आपको हर एक टॉपिक पर ध्यान देना होगा। बिल्डिंग के साथ साथ ही प्लेग्राउंड हो गया, किचन हो गया, जितने भी एरियाज़ आपके हॉस्टल से रिलेटेड हैं, स्कूल से रिलेटेड है, उन सभी की सेफ्टी इंश्योर करना किसकी जिम्मेदारी है? हॉस्टल वार्डन की। ठीक है। क्योंकि जो सिक्योरिटी है वो हर तरह से ही परखी जा सकती है। नर्सरी और प्राथमिक स्कूलों को भूतल पर रखा जाना चाहिए और स्कूली भवनों में मंजिलों की अधिकतम संख्या भूतल सहित 3 तक सीमित होगी। ज़्यादा मंजिल के हम हॉस्टल या स्कूल नहीं बना सकते हैं। नर्सरी और प्राथमिक स्कूलों में इन्होंने एक क्राइटेरिया रखा है कि 3 मंजिल तक की बिल्डिंग ही आप बना सकते हैं। ठीक है। रसोई और आग के उपयोग से जुड़ी अन्य गतिविधियां मुख्य विद्यालय भवन से दूर सुरक्षित स्थान पर की जाएंगी। सभी स्कूलों में जल भंडारण टैंक होंगे जो विधिवत ढके और सुरक्षित होंगे। ठीक है। क्योंकि आप सभी जानते हैं बच्चे जो होते हैं उनको नहीं पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है, वो हर तरह की गतिविधि करते हैं। कभी कभी गलती से ही
हो सकता है कि इस तरह की कोई दुर्घटना हो जाए जिनसे बच्चों को नुकसान हो। तो ये सारी जो सिक्योरिटी की चीज़ें हैं, जो आग रोधी हो गई, आपकी पानी वगैरह है, तो उन सभी से भी बच्चों की सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। स्कूलों में सीसीटीवी और नियमित निगरानी और रखरखाव की ज़रूरत होती है। तो ये सारी चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है क्लासरूम। सिर्फ बिल्डिंग ही नहीं, क्लासरूम को भी देखना बहुत ज़रूरी है कि कक्ष में स्वच्छता बनाए रखने के लिए कक्षा कक्षों को समय समय पर सफ़ेद किया जाना या नियमित रूप से धूल झाड़नी चाहिए। खिड़कियां सुरक्षित होनी चाहिए, कोई टूटा हुआ शीशा या फिटिंग ढीली नहीं लटकी हुई नहीं होनी चाहिए। कक्षा कक्ष में ब्लैक बोर्ड लटकाया जा सकता है, कुर्सी पर रखने के लिए 3 पैरों वाला स्टैंड में रखा जा सकता है। ठीक है, ब्लैक बोर्ड भी आपको देखना होगा कि वो सही जगह पर स्थापित है या नहीं है, हिल तो नहीं रहा है, जो खिड़कियां हैं वो सही सलामत हैं, ऐसी कोई चीज़ नुकीली तो नहीं निकली है जिससे बच्चों को नुकसान हो। ठीक है, कक्षा की दीवार पर ब्लैक बोर्ड भी लगे हुए हैं। कक्षा में ढीले ढाले रखे ब्लैक बोर्ड की स्थिति में कक्षा में घूमते समय बच्चों की साथ छोटी बड़ी दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। तो ये सारी चीज़ें भी इंश्योर करना एक वार्डन की जिम्मेदारी होती है, और वार्डन स्कूल के प्रिंसिपल से इन सभी चीज़ों को इंश्योर कर सकता है। विद्यालय भवन का निर्माण करते समय कक्षा में पर्याप्त वेंटिलेटर एवं खिड़कियों की व्यवस्था पर विचार किया जाना चाहिए। वेंटिलेटर के माध्यम से बहने वाली हवा कक्षा कक्ष को हवादार और ताज़ा रखती है, और बच्चे भी शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए ताज़ा और ऊर्जावान महसूस करते हैं। कक्षा कक्ष का फर्श टूटा हुआ और असमान नहीं होना चाहिए। समय समय पर मरम्मत रखरखाव की आवश्यकता हो सकती है। ठीक है, तो ये सारी ही चीज़ें देखना जिम्मेदारी होती है प्रिंसिपल की, हॉस्टल वार्डन की। विद्युत प्रणाली एवं सुरक्षा। विद्यालय में सभी विद्युत प्रणालियों की समय समय पर जांच की जानी चाहिए, विद्यालय एंड हॉस्टल दोनों ही जगह पर। ठीक है, विद्युत स्थापना के क्षेत्र तक केवल उन लोगों की सीमित पहुंच सुनिश्चित की जानी चाहिए जिनकी आवश्यकता है। सिर्फ वही लोग जा पाएँ, इतनी दूरी पर उसको रखना चाहिए कि बच्चे वहाँ ना पहुँच पाएँ। ठीक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बच्चे जो होते हैं उनको इन चीज़ों की समझ नहीं होती है। विद्युत वितरण बक्सों पर ताला लगा लेना चाहिए। चाबियाँ केवल इलेक्ट्रीशियन या प्रभारी व्यक्ति की देखरेख में रखनी चाहिए। छात्रों को बिजली के खंभों को ना छूने की चेतावनी दी जानी चाहिए, और खंभों को छात्रों की पहुंच से थोड़ा दूर रखना चाहिए। उन्हें इस तरह से उनके आसपास तार वगैरह लगा देना चाहिए, जिससे क्या है कि बच्चे वहां तक ना पहुंच पाएँ। आप सभी जानते हैं कि बारिश के मौसम में भी कभी कभी क्या होता है कि बिजली जो होती है वो ज़मीन में आ जाती है। तो वो सारी जो सिक्योरिटीज़ हैं उन सभी को देखना, इंश्योर करना भी हॉस्टल वार्डन और प्रिंसिपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, अग्नि सुरक्षा प्रबंधन। प्रत्येक छात्रावास के पास में अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिससे संबंधित प्राधिकारी द्वारा समय समय पर मान्य किया जाना चाहिए। ये नहीं कि भाई एक बार आपने इंस्पेक्शन किया, एक बार देख लिया कि हाँ सारी चीज़ें सही हैं, हो सकता है बाद में कुछ समय बाद में वो उन चीज़ों में बदलाव आ गया हो, वो चीज़ें अब अप टू डेट नहीं है, वो ठीक नहीं है। तो इन सभी को भी देखने की जिम्मेदारी हॉस्टल वार्डन की है कि आपको ये देखना होगा कि इस तरह की कोई घटना नहीं घटनी चाहिए। हॉस्टल में किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अलार्म सिस्टम या धुआं पहचान प्रणाली सहित अग्निशमन प्रणालियां होनी चाहिए। प्रारंभिक अग्नि जोखिम प्रबंधन के लिए छात्रावास में प्रशिक्षित प्रबंधन टीम उपलब्ध होनी चाहिए। अब हर कार्य एक हॉस्टल वार्डन नहीं कर सकता, तो उसको अलग अलग टीम्स में डिवाइड कर देना चाहिए कि भाई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कोई आग रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो आपको देखना है। ठीक है, सिक्योरिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है तो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनके लिए, किचन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए मैस ऑफिसर है, मैस हेल्पर्स हैं, उनकी जिम्मेदारी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है अर्थक्वेक मैनेजमेंट। कुछ क्षेत्र आपने ऐसे भी देखे होंगे जहाँ पर हॉस्टल्स होते हैं, जैसे आपका पहाड़ी इलाका ही हो गया, उत्तराखंड वगैरह हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गए। ठीक है, तो वहाँ पर भी हॉस्टल्स हैं, क्योंकि एकलव्य शिक्षक भर्ती जो है वो आपकी ऑल इंडिया को कवर कर रही है। तो कुछ जगह ऐसी होंगी जहाँ पर अर्थक्वेक मैनेजमेंट भी देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA ने विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं की आशंका वाले छात्रावासों स्कूलों के लिए कुछ विशिष्टताएं जारी की हैं। यदि स्कूल छात्रावास भूकंप जोखिम क्षेत्र में स्थित हैं तो निम्नलिखित कदम उठाने जाने चाहिए कि जो भवन है, सबसे पहले तो मेन आपका जो हॉस्टल है, रूम है, स्कूल है, वही मेन आ जाता है। भवन निर्माण के दौरान भूकंप सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने जाने चाहिए। यदि आवश्यक हो तो स्कूल को स्थानीय अधिकारियों के परामर्श से संरचना में संशोधन करना चाहिए कि जो स्कूल की संरचना है वो भूकंप रोधी होनी चाहिए, और अगर ज़रूरत है तो आपको गवर्नमेंट की हेल्प भी लेनी चाहिए। ठीक है,
प्रारंभिक प्रतिक्रिया के लिए स्कूल में एक प्रशिक्षित आपदा प्रबंधन समूह उपलब्ध होना चाहिए। एक ऐसी टीम जो अगर इस तरह की कोई घटना हो जाती है, भूकंप वगैरह आ जाता है, तो एक ऐसी टीम आपके पास उपलब्ध होनी चाहिए जो आपकी उस समय तुरंत हेल्प कर पाए। ठीक है, जब तक कि और फैसिलिटीज़ आती हैं तब तक एक ऐसी फ़र्स्ट एड, आप इसको ही समझ लीजिए, एक फ़र्स्ट एड किट जैसे आप बना के रखते हैं, वैसे ही एक ऐसी टीम आपके पास होनी चाहिए जो फायर से रिलेटेड, भूकंप से रिलेटेड, इस तरह की जो नेचुरल आपदाएं हो जाती हैं उनसे रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनसे निपटने के लिए वो हर समय तैयार हो। ठीक है, स्कूल को प्रशिक्षण और पुनर्प्रशिक्षण के लिए स्थानीय आपदा प्रबंधन अधिकारियों के साथ में संपर्क बनाए रखना चाहिए। स्कूल को आपातकालीन स्थिति में अपनाए जाने वाले भूकंप प्रबंधन और निकासी योजना को प्रदर्शित करना होगा। और समय समय पर क्या हो कि कुछ ऐसी कार्यशालाएं भी हॉस्टल वार्डन को चलानी चाहिए जिससे बच्चे भी सीख पाएँ कि इस तरह की अगर कोई घटना होती है तो वो अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, किस तरह से अपना बचाव कर सकते हैं, अपने बचाव के साथ साथ वो अपने साथी की भी किस तरह से मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कार्यशालाएं भी समय समय पर स्कूल में, हॉस्टल्स में चलाते रहने चाहिए। नेक्स्ट है प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड एक ऐसी जगह है जहाँ पर बच्चे अपना अधिकांश समय व्यतीत करना चाहते हैं, तो उसकी सिक्योरिटी की भी जिम्मेदारी हॉस्टल वार्डन की होती है। RTE अधिनियम छात्रों की शारीरिक भलाई के मद्देनज़र खेल के मैदान को स्कूल छात्रावास के बुनियादी ढांचे के अनिवार्य हिस्से के रूप में मान्यता है। इसे इस प्रकार कहा गया है कि खेल के मैदान का रखरखाव उचित ढंग से किया जाना चाहिए। बच्चों को खेलने के लिए खेल क्रीड़ा सामग्री अवश्य मिलनी चाहिए और साथ ही साथ इंश्योर करना चाहिए कि उस खेल क्रीड़ा सामग्री से किसी भी बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा। ठीक है, तो उसके लिए जो ट्रेनी होते हैं, जो आपके PTI हो गए, जो आपके टीचर्स हो गए, जो खेल वगैरह कराते हैं, उनकी मौजूदगी में ही आपको इस तरह के जो खेल हैं वो कराने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि भाई आपने बच्चों को जो इक्विपमेंट्स हैं, जो स्पोर्ट्स गेम्स हैं, वो आपने बच्चों को दे दिए और बच्चे खेल रहे हैं, लड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सारी देखने के लिए, ये सब कुछ देखने के लिए वहाँ पर कोई नहीं है। तो ये भी इंश्योर करना जिम्मेदारी हो जाती है हॉस्टल वार्डन की, प्रिंसिपल की, कि भाई आप ये देखिए कि जो भी गेम्स हो रहे हैं वो एक ट्रेंड टीचर के अंडर में हो रहे हैं या नहीं। ठीक है, स्कूल छात्रावास में 4 दीवारी होनी चाहिए कि भाई अगर कोई बॉल वगैरह है वो बाहर जा रही है तो बच्चा उसको बाहर लेने ना जाए। इस तरह से बाउंड्री वॉल होनी चाहिए कि जो भी गेम्स हो रहे हैं वो आपके बाउंड्री वॉल के, आपके हॉस्टल के अंदर ही हों। ठीक है, जो स्कूल छात्रावास विशिष्ट खेल या शारीरिक गतिविधि प्रदान कर रहे हैं उन्हें उनमें से प्रत्येक के संबंध में उचित सुविधाएं, प्रशिक्षित कर्मचारी और आवश्यक उपकरण और सामग्री प्रदान करने की आवश्यकता होती है। ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आप सभी वहाँ से जुड़ सकते हैं। स्कूलों और छात्रावासों में पर्याप्त चिकित्सा सुविधा का प्रावधान आवश्यक है। महिला छात्रों के मामले में महिला डॉक्टर, महिला नर्स का प्रावधान किया जाना चाहिए। छात्रों की चिकित्सा आपात स्थितियों की पूर्ति के लिए स्थानीय प्रतिष्ठित अस्पतालों पैनल में शामिल अस्पतालों के साथ गठजोड़ ज़रूर करना चाहिए। आप किसी भी एक ऐसे हॉस्पिटल के साथ में अपना कोलैब करके रखें कि भाई अगर आप हमारे यहाँ के बच्चे को कुछ भी प्रॉब्लम आती है और फर्स्ट एड हम दे रहे हैं और उसके बाद में भी अगर बच्चे में सुधार नहीं आ रहा है तो आप बच्चे को लेकर जा सकते हैं, या फिर वो डॉक्टर आपके हॉस्टल में, आपके स्कूल में आकर बच्चे का चेकअप जो है वो प्रॉपर कर सकता है, और ज़रूरी हो तो आप हॉस्पिटल में भी उसको एडमिट करा सकते हैं। ठीक है, 4 दीवारी पर्याप्त ऊंचाई की होनी चाहिए ताकि उसमें कोई उसे गिरा ना सके, और उसे तार वगैरह जो है वो लगा देना चाहिए जिससे कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन, कोई जानवर वगैरह जो है वो हॉस्टल के अंदर प्रवेश ना कर पाए। सीमा की दीवार में अधिमानता अलग अलग तरह की दीवारों पर 3-4 द्वार होने चाहिए ताकि आपातकालीन स्थिति में स्वतंत्र, सुविधाजनक और शीघ्र निकास सुनिश्चित हो सके। कि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपके पास सिर्फ एक गेट हो तो क्या होगा, एक गेट से आप कितने बच्चों को निकालेंगे। तो आपकी जो बाउंड्री वॉल है उसमें कम से कम 3-4 गेट लगभग होने चाहिए, जिससे क्या हो कि अगर कोई स्थिति ऐसी आ जाती है कि आपको बच्चों को बाहर निकालना है तो आप तुरंत बच्चों को बाहर, कई सारे गेट होंगे तो आप बच्चों को आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये भी इंश्योर करना हॉस्टल वार्डन की जिम्मेदारी है। और अगर ऐसी इस तरह से हॉस्टल नहीं बनाए तो जब भी आप अपॉइंट हों और आप देखिएगा कि हॉस्टल की बिल्डिंग किस तरह से बनी है, उसमें कोई भी सुधार या कुछ भी करने की ज़रूरत है तो आपने अपने अधिकारी को पत्र के माध्यम से या खुद जाकर उनसे संपर्क करके इन सारी जो असुविधाएं हैं उनके बारे में उनको बता सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है, सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए छात्रावास को रेलवे पटरियों की दूरी बनाए रखनी चाहिए। यदि छात्रावास किसी रेल ट्रैक के पास स्थित है तो संरचनात्मक सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी करने के लिए से पहले छात्रों की सुरक्षा के लिए स्थानीय अधिकारियों द्वारा स्कूल छात्रावास संरचना पर ऐसे स्थानों के प्रभाव की जांच की जानी चाहिए कि भाई कोई आसपास में रेलवे ट्रैक या कोई मशीन, कोई बिल्डिंग वगैरह, कोई इंडस्ट्रियल एरिया तो नहीं है। इन सभी से अपने जो छात्रावास हैं, स्कूल हैं, उनको थोड़ा सा दूर रखना चाहिए। ठीक है। सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए स्कूल छात्रावासों का उद्योग या रासायनिक कारखानों से दूरी बनाए रखनी चाहिए। नेक्स्ट है, बैरियर फ्री एक्सेस फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़। अब आप सभी जानते हैं कि समावेशी शिक्षा का माहौल है कि हर तरह पर, हर जगह पर एक ऐसा स्कूल में इस तरह के बच्चे हों कि वो हर कम्युनिटी से आएँ। ये ज़रूरी नहीं कि भाई डिसेबल है तो आप सामान्य बच्चों के साथ उसको नहीं पढ़ा सकते। तो अगर कोई बच्चा डिसेबिलिटीज़ के साथ में है तो वो भी सामान्य बच्चों के साथ पढ़ सकता है। तो जो हॉस्टल की बिल्डिंग है उसको इस तरह से डिज़ाइन करना चाहिए कि जो डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चे हैं उनको भी कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए। तो उसके लिए RTE अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए राज्यों SSA ढांचे को MHRD परिपत्र विशेष रूप से विकलांग और विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों के लिए स्कूल छात्रावास के माहौल को सुरक्षित बनाने में महत्व पर प्रकाश डालता है। छात्रावास के कमरों, खेल के मैदान, डाइनिंग हॉल आदि तक पहुंच प्रदान करने के लिए रैंप का निर्माण किया जाना चाहिए, क्योंकि जो नॉर्मल सीढ़ियां होती हैं उनमें कुछ इस तरह की डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चे होते हैं जो वो नहीं नॉर्मल सीढ़ियों पर चढ़ पाते हैं। तो उनके लिए सीढ़ियों के साथ ही आपको रैंप भी बनाना चाहिए और रैंप के दोनों ओर रेलिंग लगी होनी चाहिए। ठीक है, ताकि वो आराम से उस रेलिंग को पकड़कर रैंप पर अपना चल पाएँ। ठीक है। स्कूल छात्रावास को बच्चों, दृष्टिबाधित और कम दृष्टि वाले बच्चे के लिए स्कूल में सुरक्षित और स्वतंत्र रूप से घूमने की व्यवस्था करने की आवश्यकता है। ज़रूरी नहीं ना कि डिसेबिलिटीज़ का मतलब है हर तरह की डिसेबिलिटीज़ हो सकती है। ठीक है। तो आपको अपने स्कूल की बिल्डिंग को और अपने जो ट्रेनीज़ हैं उनको इस तरह से ट्रेंड करना चाहिए, स्कूल की बिल्डिंग को ऐसे बनाना चाहिए कि हर बच्चा जो है वो वहाँ पर सिक्योर फील कर पाए, सेफ फील कर पाए। ठीक है। नेक्स्ट है, मीजर्स टू प्रिवेंट चिल्ड्रन फ्रॉम डेंजर ऑफ वाटर एंड ड्रॉनिंग। बच्चे जो होते हैं अगर उनको आप पानी में छोड़ दें या पानी उनको दिख जाए तो वो नहीं भी तैरना जानते होंगे तो भी वो चाहेंगे कि भाई पानी है तो लाओ नहा लें। ठीक है, या पानी है तो थोड़ा सा इसमें खेल लें। तो इस तरह की गतिविधियां भी बच्चे बहुत करते हैं। तो इनके लिए भी यदि परिसर में कुएं और तालाब मौजूद हैं तो उन्हें कुएं को ढकने के लिए सुरक्षात्मक दीवार और लोहे की ग्रिल प्रदान की जानी चाहिए और छात्रों की गतिविधियों को इसकी ओर प्रतिबंधित किया जाना चाहिए कि आपकी एक लाइन है, आप इस लाइन को क्रॉस नहीं कर सकते एंड इसके लिए सिक्योरिटी गार्ड जो होते हैं उनको अपॉइंट करना चाहिए। स्कूल छात्रावास प्राधिकारियों द्वारा समूह बनाकर बच्चों की गतिविधियों पर सख्ती से नज़र रखनी चाहिए। अगर बच्चे रूम में हैं तब तो इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, बट अगर अब वो बाहर है, बाहर खेल रहे हैं प्लेग्राउंड में, क्योंकि भाई तालाब हो गया, कुआं हो गया, तो ये वाली जो चीज़ें होती हैं वो भी स्कूल की बिल्डिंग के अंदर नहीं होंगी, वो भी बाहर ही होंगी। तो इस तरह से एक टीम वहाँ पर होनी चाहिए जो बच्चों की खेलने की जो चीज़ है वो बाहर अगर घूम रहे हैं तो उनको भी थोड़ा वहाँ पर देख सके। ठीक है। सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी स्विमिंग पूल का निर्माण हॉस्टल में या स्कूल में नहीं कराना चाहिए। अगर आप इस विद्यालय परिसर या हॉस्टल में स्विमिंग पूल का निर्माण करा भी रहे हैं तो उसका निर्माण सक्षम प्राधिकारी के निर्धारित मापदंडों के अनुसार किया जाना चाहिए तथा निर्धारित अनुसार रखरखाव भी किया जाना चाहिए। ठीक है। तो ये सारी जो सिक्योरिटीज़ हैं बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। सिक्योरिटी ड्यूरिंग सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल। जब आप हॉस्टल में हैं, हॉस्टल वार्डन हैं, तो सिर्फ वहाँ पर पढ़ाई वाला माहौल तो नहीं रहेगा। कुछ फेस्टिवल्स होंगे उनको भी सेलिब्रेट करना होगा। ठीक है। कुछ आपके मनोरंजक कार्य होंगे, कुछ प्लेज होंगे इस तरह के, कुछ नाटक, खेल, जिनसे बच्चों का जो है वो मनोरंजन भी पढ़ाई के साथ होता रहे। तो जो फेस्टिवल्स आते हैं तो उन त्योहारों में बच्चे मोस्टली तो अपने घर ही चले जाते हैं, बट कुछ ऐसे होते हैं जो घर नहीं जाते हैं। उसमें आपको क्या करना चाहिए कि स्कूलों में त्योहारों के उत्सव के दौरान परिसर में अंदर बच्चों की आवाजाही के संबंध में पर्याप्त सावधानी बरतनी चाहिए। गतिविधियों को निर्धारित योजना के अनुसार आयोजित करने के लिए शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जानी चाहिए।
बच्चों की सुरक्षा के संबंध में किसी भी कार्यक्रम के शुरू होने से पहले किसी स्टाफ सदस्यों को उचित जानकारी दी जानी आवश्यक है कि भाई दिवाली का फेस्टिवल है तो क्रैकर्स तो होंगे ही, तो वो उन बच्चे जो हैं वो उन क्रैकर्स को सेफली यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सारी जिम्मेदारियां भी हॉस्टल वार्डन की ही होती हैं। ठीक है, स्क्रीनिंग, हेल्थ केयर एंड रेफरल, सामान्य स्वास्थ्य की जांच, अनीमिया, पोषण की स्थिति का आकलन, दृश्य तीक्ष्णता, सुनने की समस्या, दांतों की जांच, सामान्य त्वचा की स्थिति, हृदय दोष, शारीरिक विकलांगता, सीखने के विकार, व्यवहार संबंधी समस्याएं आदि का मूल्यांकन समय समय पर स्कूलों छात्रावासों में किया जाना चाहिए और 3 महीने में एक बार किया ही जाना चाहिए। भाई बच्चा अगर हॉस्टल में रह रहा है, ठीक है, अपने घर को छोड़कर, तो जितनी भी जिम्मेदारियां एक अभिभावक की हो जाती हैं अपने बच्चे को लेकर, उतनी सारी जिम्मेदारियां एक हॉस्टल वार्डन की हो जाती हैं उन सभी बच्चों को लेकर जिनके वो हॉस्टल वार्डन बने हैं। ठीक है, जितने भी बच्चे उनके हॉस्टल में हैं उन सभी की जिम्मेदारी एज ए अभिभावक एक हॉस्टल वार्डन को निभानी होगी। तो उनको ये भी देखना होगा कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम आ रही है। आज बच्चा देख पा रहा है सही से, हो सकता है उसको कुछ दिनों बाद दृष्टि दोष हो जाए, कुछ प्रॉब्लम आ जाए। ठीक है, हो सकता है आज बच्चा ठीक है, कल उसको फीवर आ जाए। तो ये सारे जो डॉक्टर वाले इंस्पेक्शंस हैं वो भी कराते रहना चाहिए 3 महीने में एक बार। ठीक है, छात्रावास में रहने वाले छोटे बच्चों में प्रचलित सामान्य बीमारियों की देखभाल के लिए स्कूल में बुनियादी दवा किट, प्राथमिक चिकित्सीय बॉक्स उपलब्ध होना चाहिए। छोटे बच्चे होते हैं वो खेल खेल में कुछ भी कर लेते हैं, ज़रा सा गिर गए, क्योंकि भाई क्लास 1 से लेकर भी आपके स्कूल होते हैं, हॉस्टल्स होते हैं। ठीक है, भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक IPHS दिशा निर्देशों के अनुसार स्कूलों छात्रावासों में बच्चों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए टीकाकरण कार्यक्रम होना चाहिए ताकि बच्चों को नामित टीकों जैसे खसरा, कंठमाला, रुबेला के साथ में MMR वैक्सीन से बचाया जा सके। ठीक है, क्योंकि भाई बच्चे छोटे होते हैं, आप सभी जानते हैं, उनको 9-10 साल तक तो टीके लगते रहते हैं। तो अब बच्चा टीका वगैरह लगवाने के लिए हॉस्टल में तो जाएगा नहीं, उसकी जिम्मेदारी किसकी हो जाती है? फिर हॉस्टल वार्डन की जिम्मेदारी होती है कि जितने भी टीके हैं वो बच्चों के एज के अकॉर्डिंग लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण संबंधी सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम 2006 मिड डे मील स्कूली बच्चों को विटामिन A IFA की खुराक के बारे में बात करता है। इसमें यह भी कहा गया है कि इसे कृमि मुक्ति और विटामिन A अनुपूरक के लिए 6 मासिक खुराक के प्रशासन के माध्यम से इस सूक्ष्म पोषक तत्व अनुपूरण और कृमि मुक्ति से संबंधित उचित हस्तक्षेप के साथ पूरक किया जाना चाहिए। तो विटामिन A, कृमि मुक्ति दवाइयाँ जो होती हैं वो भी बच्चों को टाइम टू टाइम देने की जिम्मेदारी भी हॉस्टल वार्डन की ही होती है। ठीक है, कि वो सारी चीज़ें उनको उपलब्ध हो पा रही हैं या नहीं हो पा रही हैं। हाइजीन एंड सैनिटेशन, स्वच्छता और स्वच्छता, स्वच्छ भारत और स्वच्छ विद्यालय दिशा निर्देश स्कूलों छात्रावासों में बच्चों के लिए स्वच्छता और स्वच्छता यानी कि इंश्योरिंग हाइजीन एंड सैनिटेशन के कदमों को, निम्नलिखित कदमों की सिफारिश करते हैं कि भाई उनके हैंड वॉश अच्छे से होने चाहिए, उनको जो टॉयलेटरीज प्रोवाइड कराई जा रही है वो सब कुछ एकदम सही से साफ़ सुथरी होनी चाहिए। ठीक है, शौचालय, प्रत्येक स्कूल में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालय, एक इकाई में आमतौर पर एक शौचालय WC और 3 मूत्रालय का प्रावधान किया जाना चाहिए। बनाए रखना जाने वाला अनुपात अधिकमान प्रत्येक 40 छात्रों के लिए एक इकाई, 40 छात्रों पर एक टॉयलेट, एक वॉशरूम, इस तरह से जो निर्धारित मानक हैं उनके अनुसार बिल्डिंग में होने चाहिए। मासिक धर्म, स्वच्छता प्रबंधन, अगर लड़के हॉस्टल में हैं तो लड़कियां भी हॉस्टल में होगी। इसी तरह मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन सुविधाएं जिसमें साबुन, कपड़े बदलने के लिए पर्याप्त और निजी स्थान, कपड़े धोने के लिए पर्याप्त पानी, मासिक धर्म अपशिष्ट के निपटान की सुविधाएं जिसमें एक भस्मक कूड़ादान शामिल है, हर स्कूल द्वारा सुनिश्चित की जानी चाहिए। हाथ धोना, एक ही समय में 10-12 छात्रों के समूह को हाथ धोने की अनुमति देने वाली पर्याप्त सामूहिक हाथ धोने की सुविधा स्कूल में उपलब्ध होनी चाहिए, क्योंकि हॉस्टल और स्कूल जो एक बड़े लेवल पर वर्क करते हैं, तो ऐसा ना हो कि भाई एक ही है हाथ धोने की जगह है और वहाँ पर पूरा स्कूल ही हाथ धो रहा। तो उन्होंने एक क्राइटेरिया निर्धारित किया है कि एक जगह पर 10 या 12 बच्चों से ज़्यादा बच्चे हाथ नहीं धो सकते। ठीक है, तो इस तरह आपको हाथ धोने की जो जगह है वो भी कई बनानी होंगी जितनी आपके बच्चों की क्षमता है। मिड डे मील सेफ्टी एंड हाइजीन इन प्रिपरेशन एंड कुकिंग,
मिड डे मील जो खाना बन रहा है वो बहुत ज़रूरी है कि भोजन बनाते और पकाते समय स्वच्छता और सुरक्षा मानकों को बनाए रखना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि खाद्य सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करना। मादक द्रव्य दुरुपयोग निवारण कार्यक्रम सुझाव देता है कि तंबाकू, शराब और नशीली दवाओं जैसे हानिकारक पदार्थों के उपयोग को रोकने के लिए स्कूल आधारित गतिविधियां होनी चाहिए। माता पिता की जागरूकता और अभिविन्यास, स्टाफ सदस्यों को संवेदनशील बनाना और छात्रों के लिए कार्यशालाओं की भी व्यवस्था की जा सकती है। कार्यशालाएं बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। छोटे छोटे नुक्कड़ नाटक वगैरह अगर आप बच्चों को दिखाते रहेंगे तो उनसे भी बच्चों का जो माइंड है वो अच्छे से ग्रो करता है। ठीक है, जितना बच्चे पढ़कर नहीं सीख पाते हैं उतना वो देखकर समझ लेते हैं। ठीक है, मनोसामाजिक कल्याण, छात्रावास वार्डन, शिक्षक बाल दुर्व्यवहार के मामले में निवारक और उपचारात्मक दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बाल दुर्व्यवहार में बच्चों के खिलाफ शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, यौन शोषण, भेदभाव या किसी भी प्रकार की हिंसा शामिल होती है। ठीक है, स्कूल प्रिंसिपल, हॉस्टल वार्डन की निगरानी भूमिका, प्रत्येक स्कूल में एक व्यापक स्कूल सुरक्षा नीति विकसित करें। स्कूल के प्रिंसिपल की अध्यक्षता में एक समिति जिसमें संकाय सदस्य, छात्र, माता पिता और स्कूल परामर्शदाता शामिल हों। प्रत्येक स्कूल के लिए सुरक्षा के सभी पहलुओं पर ध्यान देना अनिवार्य होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह हॉस्टल में भी हॉस्टल वार्डन के देख रेख में ही आपके जो सारे स्टाफ वगैरह हैं उन सभी को गाइड करते रहना चाहिए कि हाँ भाई आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है बच्चों से संबंधित। ठीक है, तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अपना जो भी फीडबैक है उसको आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। बने रहिए ऐसी और यूज़फुल वीडियोज़ के साथ में।